हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अब बस कुछ ही दिन रह गया है आप लोगों के फाइनल एग्जाम में। जो आप लोग 10 साल मेहनत करके पढ़ते आए हैं, इसका निचोड़ बस यही एक एग्जाम है जो देगा आपके माँ बाप के, आपके गार्जियन के लिए और आपके भविष्य के लिए। ये 10 साल का जो निचोड़ है, इसी में मात्र गिने चुने दिन रह गए हैं आप लोगों के लिए। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और एकदम कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब जो भी नोट्स है आपका, जो भी मॉडल पेपर है, जो भी गेस पेपर है और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबको देखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और हम जो वीडियो बना रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वही आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि कम से कम इसमें कम से कम 95% आप लोगों को यहाँ से ऑब्जेक्टिव सोल्व हो जाए। ठीक है, 95%। 100% का दावा हम नहीं कर रहे हैं, हम 95% का दावा पक्का कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और एकदम कहीं खेलना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है। एकदम उड़ना बिछाना जो भी है, आप किताब को, बुक को, पुस्तक को बना लीजिए। जो भी आपका नोट्स है उसी को ओढ़ना बिछौना बना लीजिए। और बस ये कुछ जो दिन रह गए हैं, इसको एकदम ध्यान से पूरे के पूरे दिन को यूटिलाइज कर लीजिए। चलिए, आज जिस जिस चैप्टर के हम लोग बात कर रहे हैं, वो केमिस्ट्री का चैप्टर है। उसका नाम है धातु और अधातु। धातु और अधातु, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे मेटल और नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसका हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी किए हुए हैं। फिर भी ये जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं आप लोगों के लिए, जरूर देखिए, एक बार जरूर देखिए। और इसमें से 95% की गारंटी हम ले रहे हैं कि इसमें 95% कवर हम करवाएंगे। आप लोगों के लिए 95% की गारंटी है। ठीक है, तो एकदम आप लोग वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तो आइए अगले चैप्टर की तरफ हम लोग चलते हैं। धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीज हम बता देते हैं कि धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। जैसा कि आप लोग पढ़े हैं कि धातु जो होता है उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि उष्मा यानी कि ठंडा भी होगा और गर्म भी होगा, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह हो सकती है। लेकिन वही उसका उल्टा अधातु होगा, उस पे ना तो उष्मा और ना ही विद्युत, किसी का भी ये फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही धातु चमकीला होता है लेकिन अधातु चमकीला नहीं होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये जो भी है आपके सामने, ये एक एक पॉइंट देख लीजिएगा। ठीक है, धातु कठोर होता है, मजबूत होता है, और धातुओं का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाते, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, और अधातु या तो अम्लीय बनाएगा या तो उदासीन बनाएगा। ठीक है, और आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो भी है कहने का, ये आप लोगों के सामने हम वीडियो रख दिए हैं। ये थोड़ा सा नोट्स है, आप लोगों को थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, और इसके लिए आगे बढ़ेगा। चलिए, तो हम लोग पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है। ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मक, विद्युत धनात्मक, रेडियो सक्रिय, उपधातु। तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देना मतलब त्यागना, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर कर क्या बन जाते हैं, धनात्मक बन जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दूसरा, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो कमरे के ताप पर यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है आपका, ऑप्शन में है ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। ठीक है,
तो आयोडीन जैसे कि हम लोग नमक में खाते हैं, क्लोरीन तो ये नहीं है, ऑक्सीजन तो हम लोगों को गैसीय अवस्था में रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रोमीन। ठीक है, इसके लिए हम एक शॉर्ट्स भी बनाए हुए थे, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, पारा रहता तो पारा भी हो सकता था, लेकिन इसमें पारा ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ठीक है ना। तो अधिक अभिक्रियाशील धातु का एक हम आप लोगों के सामने दे दिए हैं, ये वाला आप लोगों का, आप लोग देख लीजिएगा। ऊपर से जो नीचे आएगा ना, वो उतना ही क्रियाशीलता उसकी घटती जाएगी। तो ऊपर से नीचे, यानी कि ऊपर सबसे ज्यादा, ऊपर में जो है, सॉरी, ऊपर में जो है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि सोडियम जो होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, अभिक्रियाशील होता है। उसके बाद से क्या होता है, सॉरी, पोटेशियम, उसके बाद से होता है सोडियम, उसके बाद से होता है लिथियम। उस तो लिथियम तो अपने में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद होता है कैल्शियम। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, ये आप लोगों के सामने हम थोड़ा सा नोट्स बना के रख दिए हैं कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर लिथियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है हम लोगों का, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं और हम लोग पढ़े भी हैं कि जिप्सम को गर्म करने पर कितने डिग्री पर गर्म करने पर, 373 केल्विन पर गर्म करने पर क्या होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इससे मिल सकता है। चलिए आपका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिप्सम। चलिए अगला प्रश्न है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो तांबा की नहीं, चांदी की नहीं, सोना की नहीं, तो क्या जिंक? जिंक सही आंसर होगा। क्या होगा सही? उसका उत्तर क्या होगा? सही आंसर होगा जिंक। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, लोहा और इस्पात को जंग लगने से बचाने के लिए उस पे हम लोग किसका ये पॉलिश करते हैं? जिंक का करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिंक, यहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, छठा नंबर, बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड कह रहा है, ठीक है ना। तो बॉक्साइड और कुछ नहीं होता है, एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको अच्छे से देखिएगा, जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है ना, तो एल्युमिनियम उसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अधातु है? तो हम लोग जानते हैं लोहा धातु है, कार्बन छोड़िए, अभी एल्युमिनियम धातु है, और ये भी धातु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कार्बन ही एक ऐसा चीज है जो अधातु में आएगा। ठीक है ना। अगर आप लोगों को पता नहीं है कौन अधातु है तो बस ऑप्शंस में छांटना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे जैसे कि कार्बन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें से छांट लीजिएगा, फेरस, एल, एयू, ये सब क्या है, धातु में आएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो धातु है कि अधातु है कि उपधातु है, कोई भी नहीं है, तो कोई ना कोई तो होगा ही। तो कोई ना कोई है, तो हम लोग जैसे अगली 7 नंबर क्वेश्चन में देख चुके हैं, कार्बन क्या है? अधातु है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम में पक्का इसी में से आना ही आना है, या इसी प्रकार में से कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके पूछेगा। चलिए कह रहा है अगला प्रश्न, लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिक्स धातु को क्या कहते हैं? यानी कि लोहा, निकेल और क्रोमियम से एक नया धातु बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेनलेस स्टील, है ना, स्टेनलेस स्टील, जो कि आपका सुपर हीरो यही पहन के आप ये क्या बोलते हैं, शूटिंग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या बोला जाता है? तांबा, कॉपर और जिंक के मिश्र धातु को हम लोग पीतल कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीतल।
सॉरी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को देखिए। एक क्रिया है जिसको गैल्वानीकरण कहते हैं। उसमें होता क्या है कि जिंक से लोहा को पॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने। धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, यानी अम्लराज किसे कहते हैं? 3:1 क्या होता है? HCl होता है और HNO3 होता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है ना। और ये 3:1 में होता है। एक प्रश्न ये भी आ जाएगा कि अम्लराज में क्या होता है और कितने अनुपात में होता है, ठीक है। तो ये 3:1 में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है। तो इसमें अम्लराज में क्या घुलेगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। पीतल क्या है? पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। तो जैसा कि हम लोग अभी हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे तांबा और जिंक को मिक्स करने से क्या मिलता है? मिश्र धातु मिलता है, और वो क्या है? पीतल। तो वही क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे पूछ रहा है कि पीतल क्या है, कि धातु है, कि अधातु है, कि उपधातु है, या मिश्र धातु है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इसका आंसर जानते हैं कि ये एक मिश्र धातु है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। एक मिश्र धातु है कॉपर तथा जिंक, कॉपर तथा पीबी, कॉपर तथा Mn, कॉपर तथा Fe, क्या होगा? अभी आपके सामने, अभी आप लोग देख चुके हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर और जिंक, ठीक है। चलिए बार बार वही क्वेश्चन पूछेगा, घुमा फिरा के पूछेगा। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा ये होता है, लोहे का बनता है हेमेटाइट लोहे का बनता है। तो फिर इसका फेरस उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से किसे काटा जाता है? लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो लिथियम उसका सही आंसर हो जाएगा। लिथियम फॉयल को काटा जाता है। लिथियम का बहुत कुछ बनता है जो चाकू से काटा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नांकित में कौन सा उपधातु है? तो फेरस धातु है, कॉपर धातु है, निकेल धातु है, और एसबी ही ऐसा है जो उपधातु है, ठीक है ना। उपधातु क्या होता है? उपधातु आप लोग जानते हैं, जो धातु और अधातु के बीच की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन और कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें? कॉपर फेरस है ना। तो क्या होता है? आप थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, Cu++ होता है ना, Fe++ होता है। ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ऐसे भी तो याद रख सकते हैं ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत धनात्मक। तो क्या होगा? विद्युत धनात्मक। तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। यानी कि ये कहने का मतलब यह है कि कॉपर ++ और Fe++, ये ++ मत देखिएगा, यानी कि इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो उसको कह रहा है, ठीक है ना। हम आप लोगों को बस ऐसे ही एक बताए हैं कि कॉपर ++, यानी कि हाँ, विद्युत धारा धनात्मक है, ठीक है। ऐसा मत कहिएगा कि जो ++ होगा वो विद्युत धारा का ये होगा। तो Fe++, यानी कि लोहे से हो सकता है कि नहीं? लोहे के रॉड में कोई पकड़ के ये तार मत उसमें सटा देना, नहीं तो हो जाएगा स्वाहा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तांबा, गोल्ड, जिंक और पोटेशियम। तांबा, गोल्ड यानी कि सोना। तो आप लोग अंगूठी पहनते हैं ना सोने का, या फिर चेन पहनते हैं ना, या हमारी औरतें, या हमारे घर की जो माँ बहनें और बेटियां होती हैं वो सब पहनती हैं। तो ये डायरेक्ट ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। कुछ होता है? कुछ भी तो नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोल्ड यानी कि सोना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट पे, ठीक है ना। याद रखिएगा 24 कैरेट पे शुद्ध सोना को
व्यक्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने। विद्युत बल्ब का तंतु हम नहीं बताएंगे आप लोगों को। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बनाया जाता है हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। चलिए, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं? अगर आप लोगों को सबसे पहला जो हम नोट्स दिखाए थे उसमें हम बताए थे कि अधिकतर जो धातु हैं उसके ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय नेचर के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, निम्नलिखित में कौन निष्क्रिय गैस है? तो आप लोग जानते हैं भाई, हीलियम निष्क्रिय गैस है। ठीक है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इतना तो याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो फिर 10th क्लास में पढ़ने का क्या फायदा। चलिए, निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में, नहीं यानी कि मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है? किसको रखा जाता है भाई? सोडियम को। ठीक है ना, सोडियम को माटी के तेल में, मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है। अगर आप जाएंगे तो मिट्टी के तेल को में जो है ना इसको सोडियम को डुबा के रखा हुआ मिलेगा आपको लेबोरेटरीज वगैरह में। निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता? सोना, सोडियम, लोहा, तांबा हम लोग देख चुके हैं। सोना हम लोग पहन के घूमते हैं, या हमारी माँ बहनें और बेटियां जो घूमती हैं, तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए, लेकिन वही लोहा लोहा पहन के घूमेंगे तो एक दिन जंग लग जाता है। निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्र जल में पाया जाता है? LiCl, ये देखिए NaCl, जो हम लोग नमक जो है ना, यही नमक खाया जाता है। तो NaCl कहाँ पे मिलता है? समुद्री जल में। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? तो आप लोग भली भांति जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। कॉपर क्या करता है? कॉपर कॉपर से विस्थापन होता है इसका। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है? तो कौन सी धातु पाई जाएगी? तो हम लोग जानते हैं कि पारा एक ऐसी धातु है, या फिर हम लोग पहले इसमें देखे थे, उसमें भी हम वहां पे भी बताए थे पारा, और आप देख लीजिएगा वहां पे निम्नलिखित में कौन सी धातु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी विद्युत का सुचालक है? सुचालक, सुचालक कहने का मतलब, ये देखिए सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन और, अरे ये तो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, पिछले वीडियो का क्वेश्चन है। ठीक है ना, यानी कि फिजिक्स का हम लोग जो पढ़ रहे थे विद्युत धारा, उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, हम लोग जानते हैं ना ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का अपरूप होता है, और कार्बन के अपरूप में क्या होता है? फिर से आपको एक बता देते हैं, कार्बन में डबल बॉन्ड होता है ना, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे कार्बन जुटेगा, फिर डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर कार्बन ये ऐसे करेगा, तो ऐसे बनते जाएगा, कार्बन 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 जुटता चला जाएगा। तो इसमें होता है सिग्मा बॉन्ड, और ये सिग्मा बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड जो होता है सिग्मा बॉन्ड होता है, और इसमें डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है ना, तो पाई बॉन्ड जो होता है ये बहुत कमजोर होता है, बहुत वीक होता है, कमजोर कह लीजिए इसको। ठीक है ना, कमजोर होता है, तो ये टूट जाता है। टूटने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाते हैं। तो फिर जब इलेक्ट्रॉन ही लूज हो जाएगा, तो फिर वहां पे विद्युत का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। तो ये विद्युत का सुचालक यही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है ग्रेफाइट। ठीक है, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, अच्छे से हम इसको समझाए हैं। सिलिका क्या है? सिलिका विद्युत लेपन है, शोधन है, मिश्र धातु में परिवर्तन है, निस्तापन है, निस्तापन। सिलिका जो है निस्तापन है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, याद रखिएगा सिलिका को। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? अभी हम लोग देख चुके हैं ना पिछले वीडियो, पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में लोहे का है ना। चलिए अगला पॉइंट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से दो इलेक्ट्रॉन खोकर ऑर्गन जैसी अस्थाई इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करता है? तो कौन होगा? कैल्शियम। ऑर्गन, ऑर्गन के इसमें ये हो जाएगा, अगर 20 में से 2 कार्बन निकल जाएगा तो 18 हो जाएगा, तो वो ऑर्गन के जैसा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है,
कैल्शियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा तो ऑर्गन के जैसा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एनोड, कैथोड, अपघटय या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बनाया जाता है? विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है। ठीक है, एनोड बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को थोड़ा सा ये याद रखिएगा, अशुद्ध धातु को एनोड, अ से एनोड, अ ए याद रखिएगा, अशुद्ध धातु से एनोड बनाया जाता है। थोड़ा सा ये ट्रिक है कि अ ए, अशुद्ध धातु से अ ए बनता है एनोड। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ट्रिक तो बहुत सारा है लेकिन कितना काम आएगा। कौन सा धातु कमरे के ताप पर दबाव में बदल जाता है? देखिए, पारा के अलावा एक और धातु है ब्रोमीन, इसका भी हम शॉर्ट्स बनाए हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, सीसा और टीन का मिश्र धातु क्या कहलाता है? सीसा और टीन का मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ठीक है ना, तो सोल्डर कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग अपने घरों में करते हैं। चलिए, सीनाबार किसका अयस्क है? सीनाबार, सीनाबार याद रखिएगा, पारा का अयस्क है। ठीक है, सीनाबार। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भोजन रखने वाले कनस्तर पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की क्यों नहीं? जिंक की नहीं, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। जिंक का द्रवणांक टीन के द्रवणांक से अधिक होता है। जिंक का क्रियाशीलता टीन से ज्यादा होती है। जिंक का क्रियाशीलता टीन की क्रियाशीलता से कम होती है। तो जिंक की क्रियाशीलता टीन की क्रियाशीलता से कम होती है, इसीलिए टीन की परत चढ़ाई जाती है। किस पे? भोजन रखने वाले कनस्तर पर। ठीक है, तो जिंक की क्रियाशीलता टीन की क्रियाशीलता से कम होती है, ये सही उत्तर हो जाएगा आपका। जिंक की क्रियाशीलता टीन की क्रियाशीलता से कम होती है। चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन सी विधि लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाने के लिए उपयुक्त है? ग्रीस लगा करके, रंगाई करके, जिंक का परत चढ़ाकर, इसमें सभी के द्वारा। तो लगभग इसमें सभी के द्वारा होगा, लेकिन सबसे बेहतर जो है उसका ये हो जाएगा, जिंक की परत चढ़ा दीजिए, सब कुछ से छुटकारा पा लीजिए, सड़ने गलने और जिंक इस लगने से। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा धातु ठंडे जल के साथ काफी तेजी से अभिक्रिया करके विस्फोटक आवाज उत्पन्न करती है? थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ये देखिएगा, विस्फोटक आवाज। ठीक है ना, और सॉरी, यहाँ पे विस्फोटक आवाज और ठंडा जल, कौन सी धातु है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका सोडियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है? तो लोहा, लोहा तो जंग लग जाता है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का लगभग वही हाल है। चांदी और पोटेशियम, तो हम लोग चांदी पहनते हैं और उस पहन के नहाते भी हैं, काम भी करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं जो पानी के साथ होता है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चांदी। चलिए, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला ऑक्साइड बनाता है, यह ऑक्साइड जल में विलय है। तो कह रहा है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, और यह ऑक्साइड जल में विलय है, तो ये कौन सा तत्व हो सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम, उच्च गलनांक वाला। तो ये ऑक्साइड जल में विलय है, जल में विलय भी होता है और उच्च गलनांक इसका होता है, तो कैल्शियम वो धातु है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। फिर वही क्वेश्चन, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, अब इतना भी आप लोग नहीं कीजिएगा तो फिर कौन बताएगा आप लोगों को? ठीक है, फेरस
फेरस की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो आप लोग अपने से कर लीजिएगा। कह रहा है कि एल्युमिनियम एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है ना, एनोडीकरण कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, कौन सी है? तांबा? नहीं हो सकता है। लोहा? लोहा भी हो सकता है लेकिन ये है नहीं। लेकिन मुक्त अवस्था, शुद्ध अवस्था में होगा तो यही है आपका सोना चांदी। ठीक है, यही सोना 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 ही है। चलिए अगला प्रश्न, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक सक्रिय धातु है, फिर वही आप लोगों को एक थोड़ा सा नोट्स दिए हैं, देख लीजिएगा वहां पे। पोटेशियम, सोडियम, लोहा, तांबा। तो आप लोग अधिक क्रियाशील वाले क्रम को देख लीजिएगा और उसका सही उत्तर लगा लीजिएगा, है ना? कि हम वहां पे बताए थे ना कि पोटेशियम सबसे ज्यादा अधिक क्रियाशील धातु है। चलिए अगला प्रश्न, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, यानी कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है जो है हीरा, जिसको शीशे से काटा जाता है। किससे काटा जाता है? शीशा से। सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है ये, और जिसको शीशे से काटा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का कुचालक? नहीं, विद्युत का सुचालक यही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, देखिए ग्रेफाइट वाला क्वेश्चन बहुत बार बार पूछ रहा है और पूछेगा भी, और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, संक्षारण की क्रिया निम्नांकित में किसकी उपस्थिति में घटित होती यानी घटती है? संक्षारण, संक्षारण क्या है? संक्षारण क्रिया निम्न किसकी उपस्थिति में घटती है? तो इसमें वायु और जल वाष्प दोनों होता है, वायु और जल वाष्प दोनों होना चाहिए, तभी संक्षारण की क्रिया घटेगी। चलिए अगला प्रश्न आपका लास्ट ही प्रश्न है, लोहा अभिक्रिया करता है। चलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहा अभिक्रिया करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है भाई? तो ठंडे जल के साथ, भाप के साथ, गर्म जल के साथ, सभी के साथ। तो भाप के साथ, भाप जो होता है ना गैसीय अवस्था में रहता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, मन H2O होता है ना, और ये गैसीय अवस्था में होता है, इसीलिए इसके साथ जल्दी से अभिक्रिया कर लेता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और देखने के लिए। आज हम लोग चैप्टर खत्म कर लिए, किसका? धातु और अधातु का। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और आप लोग को लगभग लगभग 90 से 95% इसमें से जरूर यही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। एक नोट्स बना है आप लोगों के लिए, ये नोट्स आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, और इसके इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो उस टाइम फिर आप लोगों से मुलाकात होगी।